ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी की एक्सप्लेनेशन है जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 78। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो हमें याद रखना है प्रधानमंत्री के जो राष्ट्रपति को जानकारी देने से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 78। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और कानून निर्माण से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को राष्ट्रपति को संसूचित करे। ठीक है। संघ के प्रशासन और कानून निर्माण संबंधी प्रस्तावों के बाद राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देना जिसे वह मांगे, और यदि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद के सम्मुख विचारार्थ ऐसे विषय को रख सकते हैं जिस पर मंत्री ने विनिश्चय किया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन है? आंसर है मंत्रिमंडल सचिव। ध्यान रखना है आपको, भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक मंत्रिमंडलीय सचिव। भारत के संविधान के, इसको मैं टफ में काउंट करूंगी, एक दो बार रिवाइज कर लेना। भारत के संविधान के कितने अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? बताइए आंसर इसका। इसका आंसर है केवल अनुच्छेद 74 में, 75 में और 78 में। मेरी नज़र में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कितने अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख है? 74, 75, 78। अनुच्छेद 74 में क्या है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 75 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर होता है। आंसर है इसका भारत का प्रधानमंत्री। ये भी पढ़ा ही है। संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री बराबर वालों में पहला होता है। हालांकि प्रधानमंत्री का चयन बहुमत दल वाले सांसद करते हैं किंतु मंत्रिपरिषद का चयन वह स्वयं करता है। कैबिनेट में सहयोगी मंत्रियों के परामर्श पर प्रधानमंत्री ही निर्णय लेता है। इसलिए लॉर्ड मार्लो ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। तो इसमें खास बात क्या है, हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो बराबर वालों में पहला होता है, प्रधानमंत्री का चयन बहुमत दल वाले सांसद करते हैं किंतु मंत्रिपरिषद का जो चयन है वह स्वयं करता है। कैबिनेट में सहयोगी मंत्रियों के परामर्श पर प्रधानमंत्री ही निर्णय लेता है। इसलिए जो लॉर्ड मार्लो है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर सकते हो आप, लॉर्ड मार्लो है, उन्होंने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है समकक्षों में प्रथम प्रधानमंत्री को किसने कहा है? लॉर्ड मार्लो ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्य की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 91 यानी 91वां संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। देखिए ये भी आ सकता है और ये सन भी आ सकता है 2003, दोनों ही याद रखने के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1) में उपबंधित किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है लोकसभा के सदस्यों के कुल सदस्य संख्या के 15% यानी 543 में से 81 सदस्य प्रधानमंत्री सहित से अधिक नहीं होगी। केंद्र में यह लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तथा अन्य बड़े राज्यों में यह सदन की कुल संख्या का 15% होगा, जबकि छोटे राज्यों में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या 12 होगी जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। छोटे राज्यों में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी है? 12। 10वीं अनुसूची में वर्णित वह उपबंध जिसके अनुसार यदि किसी दल के 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि दोषियों को फूट के आधार पर कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है? आंसर है कैबिनेट मंत्री ले सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में। कैबिनेट मंत्री भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होती है, यही सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है। इसके सदस्य अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए राज्य मंत्री होते हैं। उपमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्य मंत्री को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के समान होते हैं, ध्यान रखना ये, तथा दोनों का वेतन भी समान होता है, किंतु उपमंत्री कैबिनेट मंत्री की तरह मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे नियुक्त होंगे। तो आज ये अभी हमने वो क्वेश्चन किए हैं जो लास्ट ईयर आ चुके हैं अपने स्कूल फर्स्ट ग्रेड
लेक्चर में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके साथ ही और हम बाकी के क्वेश्चन भी कंटिन्यू करते हैं जो जैसा 2020 PYQs के ही हैं। ओके, तो ये अभी हमने पढ़ा था भारत के संविधान के कितने अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है, 76, 75, 78 में। ठीक है, ये हम एक्सप्लेनेशन देख चुके थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री क्या होंगे, ये मैं आपको बताया था ना, अंडरलाइन करना, नियुक्त होंगे, नियुक्त होंगे। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणता या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा, यानी उसको फिर मानना ही है। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। क्या मंत्री ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है, और यदि दी है तो क्या दी है, इस बात की कोई जाँच नहीं होगी। अनुच्छेद 75 में क्या बताया गया है, मंत्रियों के बारे में उपबंध है, ये सभी हम पहले से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रियों की नियुक्ति, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, किसी मंत्री को पद की शपथ। तो आंसर है इसका, इन्होंने दिया किसी मंत्री को पद की शपथ, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 5 में नहीं है, वो अनुच्छेद 4 में है 75 के। सामूहिक उत्तरदायित्व है 75 3 में, राइट। मंत्रियों की नियुक्ति 75 1 में, बिल्कुल सही। व्यक्तिगत जिम्मेदारी 75 2 में। इसको हम टफ में काउंट कर लेते हैं, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है सामूहिक रूप से लोकसभा तथा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। ध्यान रखना, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। निम्नांकित में से कौन सा अनुच्छेद उसी अवस्था में प्रभावी होगा जब लोकसभा भंग ना हो अथवा उसका 17 अवसान ना हुआ हो। तो देखिए, लोकसभा भंग ना हो, क्या क्वेश्चन है, उसी अवस्था में प्रभावी होगा जब लोकसभा भंग ना हो तो उसका 17 अवसान। आंसर है 75 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख बनता है, कौन बनता है मंत्रिपरिषद का प्रमुख? प्रधानमंत्री बनता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं। संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं। आंसर है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, गलत, लोकसभा के प्रति है। मंत्रिपरिषद संसद की एक, अब देखिए आप, अगर आपने बार बार क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं किया है तो आप वहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं। इन्होंने कितना आराम से संसद लिख दिया, जबकि ये गलत है, लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। तो आंसर हो गया इसका सेकेंड वाला, बिल्कुल सही है। सही कथन का चयन कीजिए। अनुच्छेद 75 2 के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। क्या मंत्री ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी है तो क्या दी है? बिल्कुल सही जवाब, सही क्वेश्चन, सही है ये। 75 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपने पद धारण करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अनुच्छेद 75 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, हाँ जी बिल्कुल होगी। तो ये तीनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर है इसका, ये गलत है, इसको पढ़ लेते हैं हम। एक मंत्री को चाहे वे संसद के किसी भी सदन के सदस्यों प्रत्येक सदन में मत देने का अधिकार है, यदि वे उस सदन के सदस्य हो या ना हो। बिल्कुल गलत है ये। सही क्या है? मंत्रिमंडल के मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं। आधार पर राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की किसी विशेष बैठक में केवल निमंत्रित होने पर ही जा सकते हैं, और उपमंत्री मंत्रिमंडल की किसी बैठक में भाग नहीं लेते हैं। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करना है। अभी हमने पहले पढ़ा था कि कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उपमंत्री होते हैं, तो उन्होंने उनका कैटेगराइजेशन करके बताया था कि किसको कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो उन्होंने उसमें बताया कि जो राज्य मंत्री हैं, मंत्रिमंडल की किसी विशेष बैठक में केवल निमंत्रित होने पर, यानी उसमें बताया था ना, राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है, जो कि कैबिनेट मंत्री का स्तर का फिर माना जाता है, और उसका वेतन भी उसी के समान होता है। और जो उपमंत्री के बारे में क्या बताया गया था कि वो मंत्रिमंडल की किसी बैठक में भाग भी नहीं लेता है, और मंत्रिमंडल के मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है?
अब ये शायद मुझे लगता है ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है और इसकी एक्सप्लेनेशन है, पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। अनुसूची 3 में दिया गया है। उल्लेखनीय है कि मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की 2 पृथक पृथक शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 75(4) में ये बात कही गई है, जो कि यहाँ दिया नहीं गया था, तो हम आंसर में लिख देते हैं 75(4) में बताया गया है ये शपथ। अभी हमने पढ़ा था ना जहाँ गलत दिया हुआ था पीछे, देखिए यहाँ मैच द फॉलोइंग्स वाला था, जो सामूहिक उत्तरदायी 75(3) में, मंत्रियों की नियुक्ति 75(1) में और व्यक्तिगत जिम्मेदारी 75(2) में, लेकिन किसी मंत्री को पद की शपथ 75(5) में नहीं, 4 में। आप जितनी बार इन क्वेश्चंस को देखोगे, देखिए आपके माइंड में वो रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रही हूँ, रीजन वही है कि मैक्सिमम PYQs हम कर पाएँ दिशा 2020 के, क्योंकि अब एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ रहा है, तो हम जितने अब ये इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि अगर हमारा पढ़ने में, हमारा रीडिंग करने में मन नहीं कर रहा, तो हम लीड लगा के आराम से इन क्वेश्चंस को सुन सकते हैं। और प्लीज़ आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? 3री में। भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर होता है भारत का प्रधानमंत्री। संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री बराबर वालों में पहला होता है। हालांकि प्रधानमंत्री का चयन बहुमत दल वाले सांसद करते हैं, किंतु मंत्रिपरिषद का चयन वह स्वयं करता है। कैबिनेट में सहयोगी मंत्रियों के परामर्श पर प्रधानमंत्री निर्णय लेता है, इसलिए लॉर्ड मारो ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा। पढ़ के आ चुके हैं हम। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का जो सर्वोच्च नेता है, शासक एवं केंद्र बिंदु होता है, वो होता है, ध्यान रखो आप, राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च नेता, शासक और का एवं केंद्र बिंदु कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री है शासन प्रमुख। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। मंत्रिमंडल किससे संस्थापित होता है? सिर्फ कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों, कैबिनेट, राज्य एवं उपमंत्री के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। कैबिनेट मंत्रियों के समूह को सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। वापस से पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों यानी कैबिनेट, राज्य, उपमंत्री के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है और कैबिनेट मंत्रियों के समूह को सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है? कौन ले सकता है बताइए? कैबिनेट मंत्री ले सकते हैं। कैबिनेट मंत्री भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होती है। यही सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है। इसके सदस्य अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए राज्य मंत्री और उपमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्य मंत्री को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभाव भी दिया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के समान होते हैं, दोनों का वेतन भी समान होता है, किंतु उपमंत्री कैबिनेट मंत्री की तरह मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। ये आपको पिछली क्वेश्चंस में बताया मैंने और अच्छे से ये याद कर लेना है आपको। भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर इसका है, दोनों ही सही हैं, 1 और 2। तो पढ़ते हैं हम इनको। मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हों या राज्य मंत्री हों या उपमंत्री हों। ठीक है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। ये दोनों ही सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है? आंसर है संसदीय सचिव को। संसदीय सचिव का पद संवैधानिक नहीं होता। ठीक है। किसे पद की शपथ दिलाता है? आपको याद रखना है, संसदीय सचिव को दिलाता है। संसदीय सचिव का पद संवैधानिक नहीं होता। तो क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये संवैधानिक है? तो ध्यान रखना नहीं है। ना ही इसे भारत के संविधान के अंतर्गत प्राधिकरण प्राप्त है। 1952 के अधिनियम में भी इनका उल्लेख नहीं है, किंतु लोकसभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 2 तथा राज्यसभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 2 के अनुसार मंत्री शब्द का तात्पर्य मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य जिसमें मंत्रिमंडल का कोई सदस्य भी शामिल है, राज्य मंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव से है। उल्लेखनीय है कि मंत्रियों से अलग संसदीय सचिवों को राष्ट्रपति की बजाय प्रधानमंत्री शपथ दिलाते हैं। ठीक है। ये आपको बार बार याद करना है। भारतीय संविधान का
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताता है। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और कानून निर्माण से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को संसूचित करें। संघ के प्रशासन और कानून निर्माण संबंधी प्रस्तावों को राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देना जिसे वह मांगे, और यदि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद के सम्मुख विचारार्थ ऐसे विषय को रख सकते हैं जिस पर मंत्री ने विनिश्चय किया हो, किंतु मंत्रिपरिषद ने नहीं। देखिए, इसमें अनुच्छेद 78 की फुली एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि सबसे पहले तो हमें ध्यान रखें अनुच्छेद 78 में क्या है। इसमें है राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को बताया गया है, और वो कर्तव्य क्या है प्रधानमंत्री के? वो ये हैं कि जो संघ में जो कार्यकलाप हो रहे हैं प्रशासन से संबंधित और कानून निर्माण से संबंधित, उन सभी मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राष्ट्रपति को वो सूचना प्रदान करे कि देखिए ये हमने निर्णय लिए हैं मंत्रिपरिषद के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि संघ का जो प्रशासन और कानून निर्माण संबंधी जो प्रस्ताव हैं उनके बारे में अगर राष्ट्रपति सूचना मांगता है तो वो उन्हें देना, और यदि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद के सम्मुख विचारार्थ ऐसे विषय को रख सकते हैं। यानी देखिए, वो उनको ये भी बता सकता है, सूचना दे सकता है, और प्रस्तावों के बारे में भी जानकारी देगा, और ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिन पर वो ये कहना चाहता है कि देखिए इन विषय पर भी हम कानून बना सकते हैं, कोई भी वो सलाह देना चाहता है तो उस विषय को भी वो रख सकता है जिस पर मंत्री ने विनिश्चय किया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने नहीं किया हो। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है? आंसर है राज्य के प्रशासन संबंधी कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को देना। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा माइन्यूटली हमें इसका देखना है, क्योंकि देखिए आईएएस में भी आया है इसी तरीके क्वेश्चन है ये। कौन सा एक भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है? देखिए गौर से सुनिए। मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना। दिखने में ये लग रहा है हाँ सही है, बिल्कुल सभी, ये इस पर इस टर्म पे आप सर्कल कर सकते हैं। सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करेगा वो। और राज्य के प्रशासन संबंधी कार्यों की सूचना नहीं, ये नहीं होगा। राष्ट्रपति के सम्मुख कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा उनके अनुमोदनार्थ यानी उनसे मांगे जाने पर प्रस्तुत करना, और राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर किसी भी विषय को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ रखना कि राष्ट्रपति सलाह दे रहा है कि आपको ये वाला विषय है, इस पर भी मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट में ही समझना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? हो गया राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल, कम्युनिकेशन। अनुच्छेद 78। किस संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती है? ये मैंने बताया था, ये 91 यानी 91वां संविधान संशोधन, और यहाँ लिख लीजिए आप 2003, ये भी याद रखना है। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1) में उपबंधित किया गया है, और यहीं पर लिख लीजिए आप कॉमा लगा के 75(1), साथ में ही हो जाएगी ये सारी जो है बातें। उपबंधित किया गया मंत्रिपरिषद मंत्रियों की कुल संख्या जिसमें प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों के कुल सदस्य संख्या के 15%, 543 में से 81 सदस्य प्रधानमंत्री सहित से अधिक नहीं होगी। यानी हमारे कितने होंगे 15%, 543 में से 81 सदस्य। केंद्र में यह लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तथा अन्य बड़े राज्यों में सदस्य सदन की कुल संख्या का 15% होगा, जबकि छोटे राज्यों में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या 12 होगी जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के प्रधानमंत्री के वेतन में भत्तों का निर्धारण करता है? आंसर है संसद। प्रधानमंत्री के वेतन में भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। देखिए अब ये जो क्वेश्चन हैं काफ़ी सारे हो गए हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। और प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्या आपको ये बेनिफिशियल लग रहा है। अगर आपको ज़रा भी मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर कोई कमी है तो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है, जिससे आपकी हेल्प हो सके। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।